अभी हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे और आज यहाँ स्क्रीन पर एक नया टॉपिक दिखाई दे रहा है, प्रोटीन। ये भी बायोमॉलिक्यूल्स में ही है, यानी ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ को सपोर्ट करते हैं। उन सारे कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था और उसमें भी हम लोग को ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से पढ़ना था। प्रोटीन प्रोटीन है क्या? तो प्रोटीन का डेफिनेशन है, इट इज़ द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। यानी अब यहाँ पर अमीनो एसिड्स में एक और टर्म आता है, ज्वीटर आयन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दो जगह पर आएगा। एक अमाइन चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ भी ज्वीटर आयन आएगा और एक यहाँ भी आएगा। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, व्हाट इज ज्वीटर आयन। ज्वीटर आयन के रूप में ये कैसे काम करता है इसके बारे में, जैसे ये अमीनो एसिड्स है, जहाँ पर अमीनो ग्रुप भी लगा हुआ है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी लगा हुआ है। तो इन एक्वस सॉल्यूशन वाटर में जाने के बाद में ये डाईपोलर आयन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ये NH2 ग्रुप प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, यानी कि H+ एक्सेप्ट करता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटॉन रिलीज करता है। अब यहाँ पर देखो, किसी एक ही मॉलिक्यूलर स्पेसीज में पॉजिटिव आयन भी है और निगेटिव आयन भी है। तो आयन तो सभी होते हैं, या तो कटायन होंगे या अनायन होंगे। तो जो पॉजिटिवली चार्ज होगा उसे कटायन कह देते हैं, जो निगेटिवली चार्ज है उसको अनायन कह देते हैं। लेकिन अगर एक ही स्पेसीज में पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, तब उन्हें क्या कहा जाता है? ज्वीटर आयन कहा। जो ज्वीटर आयन हुआ, में भी आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं सर सब में तो रहता है। हम पूछे कैसे, तो आप बोलोगे कि सर जैसे सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं NaCl, तो इसमें भी तो प्लस और माइनस है। नहीं नहीं, गलत फहमी में है। ये सोडियम क्लोराइड को जैसे ही आप वाटर में डालोगे ना, तो ये Na+ अलग हो जाएगा और Cl- क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यानी ये बिहेव करेगा कटायन के जैसा और ये बिहेव करेगा अनायन के जैसा। दोनों अलग अलग पार्ट हो गया। लेकिन इस प्रोटीन का अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हाइड्रोलाइज होकर ये अल्फा अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स मिले होते हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन। अब सवाल उठता है कि अमीनो एसिड्स किसे कहते हैं? प्रोटीन का तो डेफिनेशन आ गया, इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स किसे कहते हैं? तो अमीनो एसिड्स के बारे में ये बताया गया कि अमीनो एसिड्स वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं विच हैज अमाइन एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि जिसमें अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो, उसे हम लोग अमीनो एसिड्स कहते हैं। और अमीनो एसिड्स का जनरल फार्मूला इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, CH NH2 और यहाँ COOH। अब देखो इसमें दो दो ग्रुप आ गया, एक ये अमाइन ग्रुप है और दूसरा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये दोनों प्रेजेंट हैं, उसी से मिल करके यहाँ इसकी वजह से अमाइन NH2 की वजह से अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से एसिड पड़ा है। इन्हें अमीनो एसिड्स कहा जाता है। अब इसे फिर फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम लोग अल्फा बीटा गामा के केस में। अब ये अल्फा बीटा गामा क्या होता है? जो ये कहता है कि NH2 ग्रुप का पोजीशन COOH के रिस्पेक्ट में कहाँ पर है, उसके अनुसार से इसे हम लोग अल्फा बीटा गामा में क्लासिफाई करते हैं। ध्यान देना, सीनियरिटी टेबल में COOH सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। इसके ठीक बगल वाले कार्बन एटम को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। यहाँ चूंकि NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन पर लगा है, इसलिए इसे हम लोग अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं, जो कि अल्फा अमीनो एसिड। वहीं अगर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखे, NH2 CH2 और COOH, वही कंसेप्ट, सीनियर COOH है, तो इसके बगल वाले कार्बन एटम को अल्फा कहेंगे, इसके बाद वाले को बीटा कहेंगे। तो देखो NH2 ग्रुप बीटा पर लगा हुआ है, इसलिए इस अमीनो एसिड्स को क्या कहेंगे हम लोग? बीटा अमीनो। यहाँ R CH NH2 CH2 CH2 और C। अब यहाँ पर ये अल्फा बीटा और ये क्या हो गया? गामा। बोलो तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? गामा अमीनो एसिड्स। तो अब तो समझ में आ गया हो कि अल्फा बीटा गामा क्या है। तो ये अल्फा बीटा गामा ये सब अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन प्रोटीन में कौन सा प्रेजेंट होता है? अल्फा अमीनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन पॉलीमर है अल्फा अमीनो एसिड्स।
तो ये इनका पहला क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद में एक और क्लासिफिकेशन है, अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया हम लोग। इसके बाद में इनके क्लासिफिकेशन में एक और होता है कि अमीनो एसिड एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि उस अमीनो एसिड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड NH2 इनमें से किन का नंबर ज़्यादा है। उसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर NH2 प्रेजेंट है तो NH2 बेसिक बिहेवियर शो करता है, वहीं COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसी सब्सटेंस में एसिडिक प्रॉपर्टीज क्रिएट करता है। अगर किसी अमीनो एसिड्स में NH2 और COOH इन दोनों का नंबर सेम हो तो बताओ ये किस तरह का नेचर का होगा? न्यूट्रल। ये न्यूट्रल होगा। वहीं अगर NH2 का नंबर ज़्यादा हो COOH के रिस्पेक्ट में तो बताओ ये किस नेचर का होगा? बेसिक। ये हो गया बेसिक नेचर का। और अगर NH2 के रिस्पेक्ट में COOH का नंबर ज़्यादा है तो बताओ ये किस नेचर का हो जाएगा? एसिडिक। यानी कि हम लोग यहाँ पर दो क्लासिफिकेशन पढ़े। एक पढ़े हम लोग कि COOH के रिस्पेक्ट में NH2 का पोजीशन कहाँ है और उसके अनुसार से इसे अल्फा, बीटा और गामा में क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा NH2 और COOH के नंबर के रिस्पेक्ट में इसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक। जो न्यूट्रल होगा NH2 और COOH का नंबर अगर सेम है तो, बेसिक होगा अगर NH2 का नंबर ज़्यादा है और एसिडिक होगा अगर COOH का नंबर ज़्यादा है। ये सेकंड क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन है इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल का मतलब क्या होता है? इसेंशियल उसे कहा जाता है जो आपके लिए जरूरी है। अमीनो एसिड्स का दो कैटेगरी है। कुछ अमीनो एसिड्स हमारा बॉडी खुद सिंथेसाइज करता है, तो जो हमारा बॉडी खुद सिंथेसाइज करता है उसे आपको बाहर से देने का जरूरत नहीं पड़ता है। वैसे अमीनो एसिड्स को हम लोग नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड ये वो एसिड हो गया जो आपको बाहर से देने का जरूरत नहीं है, ये हमारा बॉडी खुद ब खुद सिंथेसाइज कर लेता है। और दूसरे वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है, और जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं करेगा उसे हम लोग बाहर से प्रोवाइड करते हैं, थ्रू डाइट प्रोवाइड करते हैं, और उन्हें किस कैटेगरी में कहा रखा जाएगा? इसेंशियल अमीनो एसिड्स के कैटेगरी, अमीनो एसिड्स। अब आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो पूरा एक लिस्ट ही बना हुआ है, 25-30 अमीनो एसिड्स दिए हुए हैं, उनमें इसेंशियल है और नॉन इसेंशियल है तो एस्ट्रिक मार्क कर दिया है। तो सब आप याद नहीं रख पाएंगे, तो एक एक एग्जाम्पल याद रखिए आप। डिफिनेशन तो हमको लगता है कि अब आप क्लियर हो गया होगा। फिर से अल्फा, बीटा और गामा ये अमीनो एसिड्स क्या है? क्लियर है। फिर दूसरा हो गया आपका एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ये भी क्लियर हो गया। और तीसरा हो गया इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। क्वेश्चन घुमा करके भी पूछता है। क्वेश्चन ये कहता है कि ये अमीनो एसिड्स हमारा बॉडी सिंथेसाइज करता है, तो बताओ वो इसेंशियल होगा या नॉन इसेंशियल? हमारा बॉडी खुद सिंथेसाइज करता है तो क्या होगा? नॉन इसेंशियल। आपको देने का जरूरत नहीं है। इसेंशियल वो होगा जो आपके पास में नहीं है, वो आपको बाहर से देने का जरूरत पड़ेगा। जैसे अगर हम आपको जो है वो मैथ्स पढ़ाना शुरू करें तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ हम आए हैं तो मैथ्स हमारे लिए नॉन इसेंशियल है, वो हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, वो हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं। आपके पास में हम आए हैं, आपका इसेंशियल सब्जेक्ट कौन सा होगा? केमिस्ट्री, क्योंकि आप हमें केमिस्ट्री के बारे में गाइड कीजिए। तो बाकी फिजिक्स और मैथ्स के लिए आप छोड़ दें, क्योंकि वो आप यहाँ पर इस जगह पर मेरे लिए नॉन इसेंशियल। अब इतनी बात को थोड़ा लिखवा देते हैं। देखिए, जब इसे हम डालते हैं तो सॉल्यूशन में जाने के बाद में इसके पास पॉजिटिव पार्ट भी आता है और निगेटिव पार्ट भी आता है। तो सिंपल अगर पूछा जाए व्हाट इज ड्यूटेराइन, तो इट इज डाइपोलर आयन। डाइपोलर इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें दो दो जगह पे चार्ज डेवलप कर रहा है, या कह सकते हो इट इज द आयन विच हैज कैटायनिक एज वेल एज अनायनिक पार्ट, उसे ड्यूटेराइन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम्पल में ये डाल सकते हो, और फिर अमाइन में जाएंगे तो वहां पर भी एक अलग कंपाउंड आएगा, उसे भी डाला जा सकता है। ये एम्फोट्रिक बिहेवियर शो करता है क्योंकि इसका ये पार्ट बेसिक नेचर का है, ये एसिड से इंटरैक्ट करेगा।
ये एसिडिक नेचर का है, ये बेस के साथ में इंटरैक्ट करेगा। तो जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट करता है वैसे सब्सटेंस को हम लोग एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। अभी हम लोग अमीनो एसिड्स के बारे में पहले बात किए थे। अमीनो एसिड्स का मतलब समझा है आपको कि अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं पेप्टाइड लिंकेज से। अब ये पेप्टाइड लिंकेज समझाने के लिए देखो थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। RCH NH2 और COOH है। ये फंक्शनल ग्रुप सीनियर है, इसके बगल में अल्फा है तो इसे हम लोग अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं। अमीनो एसिड एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग। R इस जगह पर मान ली कि COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को डाल दिए तो इस जगह पर क्या बचा हुआ रह गया NH2, तो NH2 को यहाँ एक्सपेंड कर दिए H और H। दूसरा यूनिट भी यहाँ पर, फिर यहाँ NH2 हो गया। ये क्यों इसको एक्सपैंड कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर C+O और ये O उसी तरह से आगे जाएगा। अब इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और इनका ये H ये आपस में कंबाइन कर बाहर निकल जाता है और ये फॉर्मेशन करता है किसका, H2। ऐसे ही पॉलीमेरिक चेन में आगे की तरफ भी बढ़ता चला जाएगा। तो जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो बताओ तो यहाँ से कौन सा पार्ट निकलेगा OH और यहाँ से कौन सा पार्ट निकलेगा H। अब बचा हुआ क्या रह गया हमारे पास में, यहाँ ये बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आगे में वो जुड़ता चला जाएगा NH CH R, फिर यहाँ क्या आ गया है C+O, यहाँ NH ही बचा ना, फिर CH R, फिर यहाँ पर C+O और ऐसे कर्व कर देते हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि आगे की तरफ में ये चेंज है वो शिफ्ट करता चला जा रहा है। इसे ही इस लिंकेज को जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइन ग्रुप की वजह से बना हुआ है इसे पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। ये पेप्टाइड लिंकेज तो बोर्ड एग्जामिनेशन में देखोगे तो बायोमॉलिक्यूल से 3 इंपॉर्टेंट लिंकेज आता है। 2 ग्लूकोज यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 2 अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं पेप्टाइड लिंकेज। और फिर अगले क्लास में जब हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और देखोगे आप तो एग्जामिनेशन में कोई ना कोई एक जो है पूछ देता है कि इनके बीच में कौन सा लिंकेज होता है या ये लिंकेज किन्हें जोड़ने का काम करता है। तो पेप्टाइड लिंकेज अमीनो एसिड्स को जोड़ने का काम करता है। 10 से ज़्यादा अगर पेप्टाइड लिंकेज अगर हो गया तो उन्हें हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं और ये पॉलीमेरिक चेन के रूप में इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब यहाँ पर इनका ये पॉलीमेरिक चेन अगर लीनियर फॉर्म में आ गया तो प्रोटीन के उस स्ट्रक्चर को हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं या इसे 1 डिग्री स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अगर ये इस तरीके से क्वाइल्ड हो गए तब इस स्ट्रक्चर को सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर ये बेंड कर गया इस तरीके से तो इन्हें कहा जाता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर, और अगर 2 या 2 से अधिक इस तरीके के टर्शियरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ में कंबाइन कर गए तब इन्हें कहा जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इन सब में पॉलीमेरिक चेन ही है। अब इन्हीं पॉलीमेरिक चेन के अनुसार से प्रोटीन का टाइप जो है 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक को यहाँ कहा गया है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा है यहाँ पर ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंस भी पूछा जाए तो ये उनके अनुसार से बता सकते हैं। फाइब्रस प्रोटीन में ये पैरेलल फॉर्म में होता है पॉलीमेरिक चेन, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन में ये क्वाइल्ड फॉर्म में होता है। ये क्वाइल्ड हो गया इस तरीके से यहाँ बना। ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होता है, जैसे इसके एग्जाम्पल में आता है इंसुलिन, एल्बुमिन। अंडे का देखते होगे जो एक ट्रांसपेरेंट पानी के जैसा जो पार्ट होता है और एक येलो पार्ट होता है। जो येलो होता है उसे योक कहा जाता है और जो ट्रांसपेरेंट होता है वो प्रोटीन का रिच सोर्स है। एक्चुअली खाने वाला पार्ट वही है।
येलो वाला हटा दिया जाता है। जो जानते हैं उसके बारे में वो येलो को हटा देते हैं। बहुत सारे लोग जो जिम वगैरह जाते हैं तो देखोगे कि वो हर दिन प्रोटीन का सोर्स के रूप में अंडा को यूज़ करते हैं, तो येलो पार्ट हटा देते हैं। उसमें कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज़्यादा होता है, थोड़े से न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, लेकिन हानिकारक पार्ट उसमें ज़्यादा है, इसलिए येलो वाला पार्ट हटा देते हैं। जो खाने वाला पार्ट है, जो प्रोटीन है, वो वाइट पार्ट है, उसे खाया जाता है। तो वो वाटर सॉल्युबल है, पानी में भी डालोगे तो वो घुल जाएगा। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल में। जबकि फाइब्रस प्रोटीन में केराटिन पाया जाता है, हमारे बाल में भी प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन ये वाटर इनसॉल्युबल है। अगर ये वाटर सॉल्युबल होता तो आप नहा करके निकलते तो जितना प्रोटीन है वो सब डिजोल्व हो चुका होता। आपके मसल्स में प्रोटीन पाया जाता है मायोसिन, यानी कि जो फाइब्रस प्रोटीन है ये वाटर में इनसॉल्युबल नेचर का होता है। तो मेन आपको डिफिनेशन याद रखना है और एग्जाम्पल याद रखना है। अब देखो ना, यहीं से इन दोनों को कंपेयर करके आप डिफरेंस लिख सकते हो ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में। एक वाटर सॉल्युबल है, दूसरा वाटर इनसॉल्युबल है, एक पैरेलल है, दूसरा क्वाइल्ड फॉर्म में है। और एक एग्जाम्पल हो गया, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, वहां से डिफरेंस निकाल सकते। फिर है लास्ट टॉपिक इसका, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचर्ड यानी कि अगर किसी के प्रोटीन के नेचर को ही आप बदल दे रहे हैं, जो उनका अपना ओरिजिनल नेचुरल प्रॉपर्टीज है, अगर उसको आपने चेंज कर दिया तो उसे डीनेचुरेशन कहा जाता है। जैसे अगर आप अंडा देखे होंगे जो कच्चा है, उसके जो प्रोटीन होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन अगर आप अंडे को बॉयल कर देते हैं तब उसका वो जो लिक्विड ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है वो सॉलिडिफाई कर जाता है, वो सॉलिड में कन्वर्ट कर जाता है। तो इसका ये कन्वर्सन का प्रोसेस डीनेचुरेशन कहा जाता है। दूध में अगर आप दही डाल देते हैं तो पूरा का पूरा दूध आपका जो है वो दही में कन्वर्ट कर जाता है, वहाँ पर भी उसके प्रोटीन का डीनेचुरेशन हुआ। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक करना, नए तरीके के बॉन्ड का फॉर्मेशन करना, या तो आप टेम्परेचर चेंज कर दें या तो आप पीएच चेंज कर दें। जैसे अंडे को आप बॉयल कर रहे हैं तो वहाँ टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। मिल्क में अगर आप थोड़ा सा दही डाल रहे हैं, जोड़न डाल रहे हैं, तो वहाँ आप पीएच चेंज कर रहे हैं, तब इसे हम लोग डीनेचुरेशन कर। तो आप ये पॉलीमेरिक चेन का ये डायग्राम बना लीजिए और अगले क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। न्यूक्लिक एसिड का पार्ट बाकी बचा, इसको नोट। Thanks for watching this video.